हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका लेक्चर नंबर 7 है, ओके, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। ओके, आज यहाँ पे हम लोग ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के 7 लेक्चर में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बेसिक बात करें कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है, ओके, तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि डिस्टॉर्शन क्या होता है और डिस्टॉर्शन किस में होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हमें सबसे पहले तो समझनी होगी। ओके, इससे पहले अगर आप जितने भी लेक्चर अगर आप देखोगे ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, तो उसके अंदर हमने बहुत सिंपल सिंपल कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, लेकिन हमने उसके अंदर जो डिस्टॉर्शन एक वर्ड है उसके बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा था। ओके, लेकिन जितने भी स्ट्रक्चर है, जितने भी आप देखते हो, जितने भी आपने जो आपके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो गए या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो गए, जितने भी आपने स्ट्रक्चर देखे हैं उनके, उनमें आपने कभी डिस्टॉर्शन ये शब्द नहीं सुना है। ओके, लेकिन आज यहाँ पे अगर आपको डिस्टॉर्शन आ जाता है, अगर आपके जो भी आपके कॉम्प्लेक्स आप ले रहे हो उसके स्ट्रक्चर अगर आपके थोड़े से अलग आते हैं, तो उस चीज को आप कैसे टैकल करते हो, वो सारी चीजें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में हम पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप सबसे बेसिक एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो तो आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल आपको देके यहाँ पे समझाएंगे कि एक्चुअली में डिस्टॉर्शन होता क्या है। ओके, अगर आप यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर देखते हो, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका मेटल। यहाँ पे एक लिगेंड हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका दूसरा लिगेंड, यहाँ पे आपका तीसरा लिगेंड, यहाँ पे आपका चौथा लिगेंड, ठीक है, यहाँ पे आपका एक पांचवा लिगेंड और यहाँ पे आपका एक छठवा लिगेंड। ओके, ये एक सिंपल आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन जब ये डिस्टॉर्शन में जाता है तो डिस्टॉर्शन में क्या होता है कि आपका मेटल तो सेम होता है। ओके, यहाँ पे आपके ये लिगेंड, ठीक है, ये आपके चार लिगेंड भी यहाँ पे सेम है, ठीक है, ये आपके लिगेंड सेम है, लेकिन एक दो ऐसे लिगेंड होते हैं या फिर चार भी हो सकते हैं, वो क्या होते हैं, उनका जो साइज होता है, बॉन्ड लेंथ होता है, वो बॉन्ड लेंथ आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ओके, सपोज ये वाला अगर आप देखोगे यहाँ पे जो एक्सियल पोजीशन पे है, इनका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो एज कंपेयर टू आपका यहाँ पे जो नॉर्मल आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। ओके, और इसी को हम लोग डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, अभी यहाँ पे आपको ये एग्जांपल देख के ये तो समझ में आ गया होगा कि डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है। डिस्टॉर्शन में बेसिकली हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं जिसमें दो आपके बॉन्ड हो सकते हैं बड़े हो, या फिर चार बॉन्ड ऐसे हो सकते हैं जो बड़े हो। ओके, यहाँ पे ये दो पॉसिबिलिटी होती है, दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। या तो आपके दो जो बॉन्ड होंगे, ओके, टू बॉन्ड्स आर लॉन्ग, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो आपके चार बॉन्ड है वो चार बॉन्ड भी आपके क्या हो सकते हैं, लॉन्ग हो सकते हैं। अगर आपके चार बॉन्ड लॉन्ग है तो दो जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, आपके शॉर्ट होंगे। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे आपके अगर चार दो बॉन्ड अगर लॉन्ग है तो चार बॉन्ड क्या होंगे, यहाँ पे आपके शॉर्ट होंगे। ओके, तो ये आपका पहला वाला पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी में क्या हो सकता है कि ये आपका जो पहला वाला बॉन्ड है ये आपका दूसरा है, ओके, ये आपका तीसरा और ये आपका चौथा, ये चारों के चारों जो बॉन्ड होंगे वो लंबे होंगे। और जो आपका यहाँ पे पांचवा और छठवा बॉन्ड होगा ये आपका फिफ्थ, और ये जो आपका सिक्स वाला बॉन्ड है ये क्या होंगे, छोटे होंगे। ओके, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये जो कॉमन सा एक डिफरेंस है डिस्टॉर्शन के अंदर और एक नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा इसका जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, इसको आप अगर आप ध्यान में रखो तो आपको बहुत सारी जो चीजें वो बहुत बेसिक तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। ओके, यहाँ पे जो सबसे पहला यहाँ पे अगर आप सेंटेंस यहाँ पे देखोगे कि मैंने क्या लिखा है कि दिस इफेक्ट अ जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन ऑफ ए नॉन लिनियर मॉलिक्यूलर सिस्टम दैट रिड्यूस इट्स सिमेट्री एंड एनर्जी। ओके, जब ये क्या होता है, एक नॉर्मल आपका एक जो आपका नॉर्मल यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, जब ये नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से जब ये
डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करता है, तो इसकी सिमेट्री यहाँ पे चेंज हो रही है, आप ये साफ साफ देख सकते हो। साथ में जब ये सिमेट्री चेंज करता है तो ये वाला जो आपका बॉन्ड है, ये दो बॉन्ड अगर आप देखोगे कि डिस्टॉर्टेड में जाके क्या हो रहे हैं, लॉन्ग हो जा रहे हैं। ओके, जब लॉन्ग बॉन्ड हो जाते हैं ना, तो इसकी जो एनर्जी होती है ना वो बहुत कम हो जाती है, ये आसानी से ब्रेक हो सकते हैं। और अगर ये आसानी से ब्रेक हो रहे हैं तो ये आसानी से किसी के साथ भी रिएक्शन के अंदर पार्ट ले सकते हैं। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जितना ज्यादा आपका बॉन्ड लंबा होगा उतना ज्यादा मतलब बॉन्ड यानी जितना ज्यादा उसका लेंथ होगा उतना ज्यादा वो वीक होगा। ओके, ये हम क्या करते हैं केमिस्ट्री के टर्म में, इस लॉन्ग बॉन्ड को हम लोग ऐसे ही मेजर करते हैं। यानी अगर बॉन्ड लेंथ आपका ज्यादा है तो उसका जो स्ट्रेंथ होगा, उसका जो पावर होगा वो क्या होगा, कम होगा, और वो आसानी से क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे आपको ये जो हमारा सेंटेंस हमने लिखा है उसके अंदर हमने यहाँ पे आपको बताया है। ओके, एक और यहाँ पे एक छोटा सा एक और सेंटेंस यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि और भी आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पे आपको किस तरीके से डिस्टॉर्शन आपको देखना है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो दूसरा सेंटेंस हमने क्या लिखा है कि इफ एनी नॉन लिनियर कॉम्प्लेक्स, इफ द मेटल आयन is present is unstable electronically degenerated state, then that metal always try to reduce their the degeneracy by the lowering the symmetry. Okay, जब क्या करता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेटेड स्टेट में हो तो वो क्या करता है, अपना स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए वो सिमेट्री को क्या करता है, चेंज करता है। तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में देखने के लिए मिलती है। ओके, अभी यहाँ पे सिंपली अगर आप समझोगे, यहाँ पे लोअरिंग द सिमेट्री का मतलब होता है यहाँ पे डिस्टॉर्शन। ओके, तो लोअरिंग ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है डिस्टॉर्शन। यहाँ पे मैं आपको लिख के दे देता हूँ ताकि अगर आप कभी रिवीजन करो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ जाए। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर आप एनर्जी लेवल देखते हो, यहाँ पे अगर आप एनर्जी लेवल अगर आपने पढ़ा है, बहुत बार देखा भी है। ओके, तो ये एनर्जी लेवल में क्या होता है कि ये जो आपका इजी है और ये आपका क्या है T2G। ओके, ये दोनों एनर्जी लेवल में जो अनसिमेट्रिकल आपको देखने के लिए मिलता है, अगर दोनों अनसिमेट्रिकल है तो वहां पे आपका डिस्टॉर्शन प्रेजेंट होगा, अगर सिमेट्रिकल है तो वहां पे आपका डिस्टॉर्शन प्रेजेंट नहीं होगा। ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या होता है, ये सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ओके, और मैं आपको एकदम नॉर्मल तरीके से सारी चीजें यहाँ पे बता दूंगा कि किस में आपको सिमेट्रिकल दिखना है और किस में आपको सिमेट्रिकल नहीं होता है। ओके, चाहे आपका हम लोग बेसिकली किसके बारे में पढ़ते हैं, डी ऑर्बिटल के बारे में ही पढ़ते हैं। ओके, तो हम डी में ही यहाँ पे देखेंगे कि चाहे आपका D1 हो, D2 हो, D3 हो, D4 हो, उसके अंदर आपका सिमेट्री प्रेजेंट होगा या अनसिमेट्रिकल होगा। ये दोनों चीजें यहाँ पे मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, अभी यहाँ पे एक और छोटा सा यहाँ पे हम जो पॉइंट है वो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो किसमें किसमें आपका यहाँ पे आपको डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है और किसमें आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। ओके, अगर आप सिंपली यहाँ पे एक समझो तो यहाँ पे मैं एक चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपका जो भी कोई भी अगर आपका कॉम्प्लेक्स अगर आपका सिमेट्री है, ओके, अगर आपका सिमेट्रिकल है तो वहां पे आपका जो डिस्टॉर्शन है, ओके, ये आपका क्या होगा, अब्सेंट होगा। अगर आपका अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल है तो आपका जो डिस्टॉर्शन होगा वो क्या होगा, आपका प्रेजेंट होगा। ये चीजें आप ध्यान में रखो। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो सबसे पहला है, यहाँ पे अगर आप D1 देखोगे, D1 कॉम्प्लेक्स में अगर आप D1 कॉम्प्लेक्स देखोगे तो D1 क्या होता है, आपका अनसिमेट्रिकल होता है। ये सारी चीजें हम बताएंगे कि कैसे अनसिमेट्रिकल होता है, कैसे अनसिमेट्रिकल नहीं होता है। अगर आप D2 में देखोगे तो D2 में भी क्या होता है, ये सारा का सारा क्या होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, ठीक है, ये भी सेम आएगा आपका। अगर आप यहाँ पे D3 देखते हो तो D3 में भी क्या होता है आपका यहाँ पे, और जो D3 होता है तो D3 में हम कैसे करते हैं, D3 में आपको 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिल करते हैं, ये आपका ऊपर का 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया।
तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये क्या होते हैं, सिमेट्री यहाँ पे शो करते हैं, तो ये क्या होगा आपका सिमेट्रिकल होगा। ओके, ये आपका क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। अगर आप यहाँ पे D4 में देखते हो तो D4 क्या होता है, आप D4 में आप चाहे हायर स्टेट में देखो या फिर आप चाहो तो लोअर स्टेट में देख सकते हो। ओके, दोनों में आपको D4 के आपको अनसिमेट्रिकल ही देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हायर स्पिन लिखते हैं, और हायर स्पिन में क्या होगा, ये अनसिमेट्रिकल आपको जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे शो करने वाला है। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से अगर हम D5 पे शिफ्ट करते हैं तो D5 में अगर आप हायर स्पिन में जाते हो, हाई स्पिन में जाते हो, तो हाई स्पिन में क्या करते हैं, ये सिमेट्री शो करते हैं। ठीक है, अब ये सिमेट्री कैसे शो करते हैं, जैसे अगर आप D5 का एग्जांपल ले लो, तो यहाँ पे 1 2 3 हो गया, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा। ओके, तो सारे के सारे क्या है, यहाँ पे फिल है, तो ये सिमेट्री शो करेंगे। ठीक है, अगर आप D6 में जाते हो, D6 में अगर आप लो स्पिन में जाओगे तो लो स्पिन में क्या करेंगे, ये सिमेट्री शो करेंगे। ओके, अब ये सिमेट्री कैसे शो करेंगे यहाँ पे D6 में, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये करता हूँ, रफ करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपके पास D6 कोई सिस्टम है। ओके, तो D6 किस में है, यहाँ पे आपका लो स्पिन में है। तो लो स्पिन में पता है आपको पेयरिंग होती है। ओके, तो जब पेयरिंग पॉसिबल होती है तो यहाँ पे आपके दो इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे आपके दो इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ पे आपके दो इलेक्ट्रॉन आ गए। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो नीचे वाला सिस्टम है ना, ये क्या है, पूरी तरह से कंप्लीट है, ऊपर आपका कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो नीचे वाला पूरा सिस्टम अगर कंप्लीट है तो यहाँ पे आपको सिमेट्री आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, उसी तरीके से अगर आप D7 में जाते हो, D7 में अगर आप यहाँ पे हाई स्पिन में जाओगे, ओके, तो D7 में हाई स्पिन आपको अनसिमेट्री ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अनसिमेट्री इसके लिए देखने के लिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपको अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलते हैं। ओके, उसी तरीके से आप वापस अगर आप D4 अगर आप यहाँ पे लो स्पिन में जाओगे तो लो स्पिन में भी आपको यहाँ पे अनसिमेट्री आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी आपको एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका यहाँ पे, ऊपर वाला जो एक इलेक्ट्रॉन होगा D4 में, वो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सिंगल पेयर होगा और एक बॉक्स क्या होगा, खाली होगा। तो वो आसानी से क्या कर सकता है, शिफ्ट हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन से, एक मतलब एक आपके जो कॉलम है उस कॉलम से दूसरे कॉलम में वो शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप D6 में बात करो, D6 में अगर आप हाई स्पिन की बात करो, तो D6 में हाई स्पिन क्या होगा आपका, अनसिमेट्रिकल होगा। ओके, जैसे D6 ये क्या है आपका, यहाँ पे लो स्पिन है, लो स्पिन में आपको पेयरिंग देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन हाई स्पिन में आपको किसी भी तरीके का आपको जो पेयरिंग है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता। ओके, इसके लिए क्या होंगे, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो D8 है, D8 अगर आप देखोगे, D8 भी आपको क्या करता है, सिमेट्री शो करता है। यानी आपके नीचे के सारे क्या होंगे, फिल होंगे छह, ऊपर आपका एक आ जाएगा यहाँ पे और एक आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से पूरा ऊपर और नीचे आपके क्या है, पूरी तरह से कंप्लीट है। यहाँ पे एक भी आपका जो बॉक्स है वो खाली नहीं है, इसके लिए वो सिमेट्री शो मतलब अनसिमेट्रिकल नहीं कहलाएंगे। वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे मतलब एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में वो शिफ्ट नहीं करेंगे। ओके, इसके लिए वो क्या है, यहाँ पे आपको सिमेट्री यहाँ पे शो करता है। सेम अगर आप D9 में देखोगे तो D9 आपका क्या होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो अनपेयर्ड होगा। अगर आप D10 में जाओगे तो D10 ऑफ कोर्स आपका क्या करेगा, सिमेट्री यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो कॉलम होंगे वो सारे के सारे कॉलम क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, और सारे के सारे आपके जितने भी आपके पांच यहाँ पे ये हैं उसके जो ऑर्बिट के बॉक्सेस हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, फिल होंगे। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से समझ के लेना है कि अगर आप D1 से D10 तक जाते हो तो आपको कहाँ कहाँ पे सिमेट्री देखने के लिए मिलेगा और कहाँ कहाँ पे आपको अनसिमेट्री देखने के लिए मिलेगा। और ये सारी चीजें चाहे आपका D1 हो, D2 हो, D3 हो, D4 हो, D5 हो, D6 हो, D7 हो, D8 हो, 9 हो या 10 हो, ये सारी सारी चीजों को हम किस तरीके से, चाहे आपका हाई स्पिन हो, लो स्पिन हो, उसमें हम किस तरीके से अगर आप स्प्लिटिंग करते हो, उसका स्प्लिटिंग कैसे करते हैं और इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं, ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं लग रही है मुझे। अगर आप चाहो तो लास्ट वाला लेक्चर आप जाके देख सकते हो, वहां पे हमने प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है। ओके, अभी यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप ऑफ जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, यानी इसके अंदर कौन कौन से टाइप आते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में, वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एक और हेडलाइन डालता हूँ। ठीक है, टाइप ऑफ JTD यानी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ओके,
तो अभी यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में ही काम करेंगे, क्योंकि आपको अभी ये तो पता चल गया होगा कि जेटीडी का मतलब क्या होता है। जेटीडी का मतलब होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ओके, तो यहाँ पे अब अलग अलग टाइप देखेंगे हम लोग जेटीटी के, कि वो कौन कौन से टाइप होते हैं। बेसिकली तीन टाइप में हम लोग डील करते हैं, ठीक है। वो तीनों टाइप को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड में लिखने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला टाइप हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये आपका दूसरा टाइप हो गया, ठीक है। और ये आपका तीसरा टाइप हो गया। ये तीन टाइप यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है आपका जेड आउट होता है, ठीक है। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है आपका जेड इन होता है। और जो तीसरा टाइप होता है वो होता है आपका ट्राई एक्सियल डिस्टॉर्शन। ओके, और मोस्टली हम लोग जो ट्राई एक्सियल डिस्टॉर्शन है वो ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। इसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते। क्यों नहीं करते वो सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, अभी यहाँ पे जेड आउट में क्या क्या होता है। जेड आउट में आपको दो लॉन्ग बॉन्ड देखने के लिए मिलते हैं, ओके। और चार आपको यहाँ पे जो शॉर्ट बॉन्ड है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका जो एक्सियल एलोंगेटेड आपको जो बॉन्ड है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, एक्सियल इलोंगेटेड। यहाँ पे एक्सियल इलोंगेटेड बॉन्ड आपको देखने के लिए मिलते हैं। तीसरा यहाँ पे आपको जो ये टेट्राजोनिकली एलोंगेटेड, ओके, टेट्रागोनली इलोंगेटेड, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे दो लॉन्ग और चार शॉर्ट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, उसको किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर आएगा, उसकी सिमेट्री किस तरीके से आएगी। तो उसका सिमेट्री कुछ इस तरीके से होता है, जैसे यहाँ पे आपके पास एक मेटल है, ओके, सॉरी, मेटल है, दो लॉन्ग बोले हैं, ओके। तो दो लॉन्ग आपके ये हो गए, यहाँ पे आपका ये आपका एक लिगेंड हो गया, ये आपका दूसरा लिगेंड हो गया। और चार आपके क्या है, शॉर्ट बॉन्ड बोले हैं। तो ये आपका एक लिगेंड यहाँ पे हो गया, एक लिगेंड यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका एक लिगेंड हो गया और यहाँ पे आपका एक लिगेंड हो गया, ओके। और इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेड आउट स्ट्रक्चर कहते हैं। इसकी स्प्लिटिंग भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट जेड आउट पढ़ेंगे कि जेड आउट होता क्या है, ओके। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट हमारा जेड इन पे, ओके। तो जेड इन क्या होता है उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। तो जेड आउट के अंदर दो आपके लॉन्ग बॉन्ड हो रहे थे और चार आपके शॉर्ट बॉन्ड हो रहे थे। लेकिन जेड इन में कैसा होता है कि चार आपके लॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और दो आपके क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, ठीक है। ये आपका इस तरीके से होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो एक्सियल एलोंगेटेड इसके अंदर था जेड आउट के अंदर, ये इसमें एक्सियल क्या होता है, कंप्रेस होता है, ओके। यहाँ पे जो एक्सियल होता है वो क्या होता है आपका कंप्रेस होता है। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये ट्राइगोनली टेट्रागोनली क्या होते हैं, ये भी कंप्रेस होते हैं। तो इसको भी आप यहाँ पे लिख दो, टेट्रागोनली कंप्रेस, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करो तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आपके पास एक मेटल है, ओके, सेंटर में। अभी यहाँ पे क्या कहा है कि चार आपके लॉन्ग बॉन्ड है, ओके। तो चार लॉन्ग बॉन्ड कैसे आएंगे, ये आपका एक लिगेंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका एक दूसरा लिगेंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका ये तीसरा लिगेंड हो गया और यहाँ पे आपका ये चौथा लिगेंड हो गया, इस तरीके से। और दो आपके क्या बोले हैं, यहाँ पे शॉर्ट बॉन्ड यहाँ पे बोले हैं, तो ये आपका एक लिगेंड हो गया, यहाँ पे एक लिगेंड हो गया, ओके। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके की सिमेट्री को हम लोग जेड इन सिमेट्री कहते हैं। और इसको स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे अलग से भी कि जेड इन में क्या होता है। इसका आप अगर आप स्प्लिटिंग देखोगे तो स्प्लिटिंग किस तरीके से होता है, जेड इन में जेड आउट में स्प्लिटिंग किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। अभी यहाँ पे जो एक लास्ट वाला है वो है आपका ट्राई एक्सियल डिस्टॉर्शन, ओके। ये ट्राई एक्सियल डिस्टॉर्शन क्या होता है, ये बहुत लिमिटेड होता है। यानी एक तरह से हम लोग कहते हैं ना कि मतलब बहुत इसके कम आपके एग्जाम्पल हैं, बहुत इसके छोटा सा एक टॉपिक होता है ट्राई एक्सियल डिस्टॉर्शन का। ये मोस्टली आप बहुत कम ही देखते हो कि एग्जाम के अंदर आपको इसके अंदर से पूछा जाता है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर आपका नेट की बात करो या फिर आपके गेट की बात करो तो उसके अंदर आपको कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। इसके लिए मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, ओके। अभी ट्राइएक्सियल डिस्टॉर्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक एग्जांपल होता है। यहाँ पे आपके पास एग्जांपल कौन सा होता है, MnF3 का, ओके। अगर आप इसको इस तरीके से भी लिखो तो ये भी आपका राइट है, MnF6 3 ओके। अभी इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी आपके, जैसे यहाँ पे चार लॉन्ग दो शॉर्ट,
यहाँ पे 2 लॉन्ग और 4 शॉर्ट मिल रहे थे ना, जेड इन और जेड आउट में। लेकिन ट्राई एक्सियल में क्या होता है कि जो आपका एक्स है या फिर जो आपका वाई है या फिर जो आपका जेड है, ओके, इसके अंदर सभी के अंदर आपको डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है। ओके, इसको अभी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू डायग्राम की, किस तरीके से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे आपके जो तीनों चाहे आपके तीनों बॉन्ड होंगे, चाहे आपका एक्सियल बॉन्ड होने दो, एक्स वाई जेड, तीनों तरह की जो बॉन्ड होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ओके, वो कैसे होते हैं यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे आपके पास एक सेंट्रल मेटल है, ठीक है, ये सेंट्रल मेटल से जैसे ये आपका एक लिगेंड हो गया, ये आपका एक पहला लिगेंड, ठीक है, यहाँ पे आपका ये दूसरा लिगेंड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, ये तीसरा लिगेंड हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अगर आप यहाँ पे तीनों बॉन्ड को देखोगे तो तीनों बॉन्ड का जो लेंथ है वो अलग अलग है। ओके, तो इसको ऐसे डिस्टॉर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे डिस्टॉर्शन को हम लोग ट्राइएक्सियल डिस्टॉर्शन कहते हैं। और मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये तीनों जो डिस्टॉर्शन हमने यहाँ पे पढ़े हैं, चाहे आपका जेड आउट हो, जेड इन हो या ट्राइएक्सियल डिस्टॉर्शन हो, वो बहुत प्रॉपर तरीके से आपको जो इसका एक बेसिक होता है, इसको हम किस तरीके से देखते हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अभी हम एक एक करके इसकी जो स्प्लिटिंग होती है वो किस तरीके से होती है वो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं और उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्प्लिटिंग इसकी किस तरीके से होती है, और इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा हेडलाइन यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग इन जेड आउट। ओके, अभी जेड आउट के अंदर स्प्लिटिंग किस तरीके होती है वो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, अभी सबसे पहले यहाँ पे मैं जेड आउट का यहाँ पे जो डायग्राम है वो यहाँ पे प्रिपेयर करता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक मेटल है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये लिगेंड हो गया, ये आपके पास एक लिगेंड हो गया, यहाँ पे आपके पास एक लिगेंड है और यहाँ पे आपके पास लिगेंड है। और यहाँ पे जो इसके अंदर जो डिस्टॉर्शन हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है, एक आपका जो बॉन्ड ऊपर है और ये क्या आपका जो नीचे है उसका जो लेंथ होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और ऐसे डिस्टॉर्शन को हम लोग जेड आउट, यानी जो आपका जेड एक्सिस है वो क्या होगा, आपके प्लेन से बाहर होगा। ओके, और ये प्लेन से जब बाहर होता है तो आप उसको समझ जाओ कि वो क्या होगा, आपका जेड आउट वहां पे होने वाला है। ओके, अभी यहाँ पे स्प्लिटिंग हम लोग देखते हैं कि इसकी स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है। ओके, यहाँ पे आपके पास डी, यहाँ पे आपके पास ऑर्बिटल है, करेक्ट, ठीक है, ये आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अभी अगर आप इसके अंदर स्प्लिटिंग देखोगे तो इसकी स्प्लिटिंग कैसे होती है, यहाँ पे आपके पास दो यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है, ये आपका दो हो गया, और नीचे आपके कितने आ जाएंगे, यहाँ पे तीन आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम जो स्प्लिटिंग है वो अभी तक हम देख रहे थे, ठीक है। ये आपका एक नॉर्मल स्प्लिटिंग है जो किस में हो रहा है, यहाँ पे आपका स्प्लिटिंग हो रहा है, ये हो रहा है आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, और ये आपका हो रहा है डी जेड स्क्वायर में, ठीक है। यहाँ पे आपका है डी एक्स वाई है, यहाँ पे आपका डी वाई जेड है, और यहाँ पे आपका क्या है, डी एक्स जेड है। ओके, ये यहाँ पे आपका एक नॉर्मल स्प्लिटिंग है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं जेड आउट स्प्लिटिंग किस तरीके से होता है। ओके, अभी जेड आउट स्प्लिटिंग में हमने एक जो कॉमन चीज हमें ध्यान में रखनी है कि कभी भी अगर आपको जेड आउट स्प्लिटिंग आता है तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखो कि उसके अंदर जो आपका जेड, आपका जो एक्सिस होगा वो क्या होगा, आपके प्लेन के बाहर होगा। ओके, तो यहाँ पे जेड वाला कौन सा है, आपका डी जेड स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, प्लेन से बाहर रखेंगे, तो जो सबसे पहला यहाँ पे बॉक्स आएगा वो कौन सा आने वाला है, यहाँ पे वो आने वाला है आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आने वाला है, ये आने वाला है आपका डी जेड स्क्वायर का। ये आप स्प्लिटिंग को बस एक बार अगर आपने ध्यान रखा ना तो आप जेड इन जेड आउट आप कभी भी नहीं भूलोगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे नीचे वाले में स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है, यहाँ पे आपका ये आ गया डी एक्स वाई आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डी एक्स जेड आ गया, और यहाँ पे आपके पास डी वाई जेड आ गया। ओके, और इस तरीके की स्प्लिटिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जेड आउट स्प्लिटिंग कहते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ओके, जेड आउट स्प्लिटिंग। ओके, ऐसे स्प्लिटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, जेड आउट स्प्लिटिंग कहते हैं। ओके, तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत क्लियर हो गया होगा कि आप जेड आउट स्प्लिटिंग किस तरीके से करते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट हम जाएंगे जेड इन स्प्लिटिंग में कि जो आपका जो जेड इन स्प्लिटिंग है वो कैसे होता है। ओके, तो स्प्लिटिंग
इन, जेड इन। ओके, जेड इन के अंदर जो स्प्लिटिंग होती है वो किस तरीके से होती है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, अभी यहाँ पे जेड इन का यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले यहाँ पे जो उसकी सिमेट्री है वो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिपेयर करता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी जो स्प्लिटिंग है वो हम देखेंगे। ओके, जेड इन में क्या हो रहा था, यहाँ पे आपके जो चार बॉन्ड थे वो चार बॉन्ड का जो साइज था वो क्या था आपका बड़ा था, और जो दो बॉन्ड थे उनका जो साइज था, बॉन्ड लेंथ था, वो क्या था, कम था। ओके, तो ये आपके तीन और ये आपका चौथा इस तरीके से था। और दो आपके जो बॉन्ड थे वो क्या थे, आपके शॉर्ट थे। ठीक है, तो ये आपके दो बॉन्ड हो गए, यहाँ पे एक हो गया और यहाँ पे एक हो गया। ओके, तो इस तरीके की स्प्लिटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, जेड इन स्प्लिटिंग कहते हैं, जिसके अंदर आपके चार लॉन्ग बॉन्ड है और दो आपके क्या है, शॉर्ट बॉन्ड है। अभी यहाँ पे स्प्लिटिंग की बात करें तो स्प्लिटिंग इसके अंदर किस तरीके से होती है वो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं। तो स्प्लिटिंग में जैसे आपका यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास डी ऑर्बिटल है। ठीक है, यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पांच है। ओके, अभी इसके अंदर जो स्प्लिटिंग होती है वो इसमें आपका पहला यहाँ पे आपका दो हो गया। ठीक है, ये उसके बाद नीचे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे तीन आ जाएगा। ये आपके कॉमन है। ओके, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका डी जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका डी एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी एक्स जेड हो जाएगा, डी वाई जेड हो जाएगा। ओके, अभी इसके बाद जो स्प्लिटिंग होगी ना इसके अंदर से, उसको हम लोग बोलते हैं जेड इन स्प्लिटिंग। ओके, अभी यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो जेड है वो जेड क्या होगा, इनसाइड द प्लेन होगा, और बाकी के जो एक्स वाई होंगे वो क्या होंगे, आउट ऑफ द प्लेन होंगे। तो जेड वाला क्या होगा आपका, अगर इनसाइड द प्लेन है तो वो सबसे पहले आएगा। ओके, तो जो इसकी स्प्लिटिंग होगी वो स्प्लिटिंग किस तरीके से होगी, यहाँ पे आपका सबसे पहला कौन सा आएगा, यहाँ पे ये आएगा आपका डी जेड स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास वो आएगा आपके पास डी एक्स स्क्वायर आएगा और वाई स्क्वायर आएगा। ये एक स्प्लिटिंग हो गई। उसके बाद यहाँ पे अगर आप डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड में देखोगे तो इसके अंदर आपको ये पता है कि इसके अंदर आपका जो जेड है वो जेड क्या है आपका, मतलब इनसाइड द प्लेन है। ओके, तो इनसाइड द प्लेन है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स जेड आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका डी एक्स वाई आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके की स्प्लिटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह की स्प्लिटिंग को हम लोग जेड इन स्प्लिटिंग कहते हैं। ओके, ये क्या हो गया आपका, जेड इन स्प्लिटिंग हो गया। ओके, और ये बहुत अच्छे से आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जेड आउट स्प्लिटिंग किस तरीके से होता है और जेड इन स्प्लिटिंग किस तरीके से होता है। बहुत बार यानी मैं कह सकता हूं कि 10 में से अगर आप 8 लड़के भी कंसिडर करो या 8 बॉय 8 स्टूडेंट भी कंसिडर करो तो उनको जो स्प्लिटिंग होती है ना, जो आपका चाहे आपका एमओटी में पढ़ते हो या फिर आप ये पढ़ रहे हो, आप देख लो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, तो उसके अंदर जो स्प्लिटिंग वो लोग करते हैं ना उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, आप बहुत से बुक में इसके बाद भी स्प्लिटिंग आपको दिखाया जाता है। ओके, इसके बाद भी स्प्लिटिंग यानी ऐसे आपको स्प्लिटिंग यहाँ पे भी दिखाया जाता है, ये कुछ इस तरीके का स्प्लिटिंग आपको वहां पे देखने के लिए मिलता है। ओके, लेकिन अगर आप इतना भी याद रखते हो, ओके, तो आप बहुत अच्छे से ये सारी चीजें कर सकते हो, क्योंकि ये जो सारी चीजें होती है वो 3D में होती है। ओके, लेकिन जैसे आप 4D और 5D पे मूव करोगे ना वो स्प्लिटिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वो भी सारी चीजें हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप ये रखो, धीरज रखो। वो सारी चीजें जहां आएगी, जहां आपको जरूरत लगेगी, वो सारी चीजें वहां पे बताई जाएगी कि 4D में और 5D में आपकी स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है, चाहे आपका जेड इन हो या फिर जेड आउट हो, उसके अंदर भी हम जो स्प्लिटिंग है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे ये तो हमने अभी तक पढ़ा कि जेड आउट स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है और जेड इन स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है। ओके, लेकिन अगर आपको इसको डिटरमाइन करने के लिए कहा जाए कि आप किस तरीके से इसको डिटरमाइन करोगे, ओके, कि ये आपका जेड आउट स्प्लिटिंग है या फिर आपका जेड इन स्प्लिटिंग है, तो उसके लिए भी यहाँ पे मेरे पास एक ट्रिक है, बहुत कमाल का ट्रिक है, जिससे आप बहुत आसानी से ये सारी चीजें समझ जाओगे। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा और यहाँ पे हम हेडलाइन डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम छोटा सा एक और यहाँ पे ये डालते हैं। ओके, और टॉपिक डालते हैं, और यहां पे हम लिखते हैं हाउ टू डिटरमाइन जेड आउट एंड जेड इन। ओके, तो ये जेड आउट और जेड इन को आप कैसे यहाँ पे डिटरमाइन करोगे, ये भी आपके सामने एक बहुत
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि ये जेड आउट है या जेड इन है, तो आप उसको कैसे पहचानोगे? ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड एक सब्जेक्ट होता है। ओके, तो आपको बस क्या करना है, सिंपल सा, आपको जो जेड इन है और जेड आउट है आपको कहीं पे लिख के रखना है। आपके पास अगर स्टिकी नोट्स है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसमें भी अगर आपने किया तो आप आसानी से ये सारी चीजों को आप समझ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे जो जेड इन का स्प्लिटिंग होता है वो कैसे होता है। ओके, यहाँ पे आपके पास ये दो हो गए। ठीक है, ये इनका स्प्लिटिंग कैसे होता है, ये सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे आपका डी जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये तीन। ठीक है, एक दो तीन। अभी इसके अंदर जो स्प्लिटिंग होती है वो कैसे होती है? ठीक है, और ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये D1 की बात कर रहा हूँ। ओके, ये D1 की बात कर रहा हूँ, तो D1 में स्प्लिटिंग आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। ओके, आप ऐसे ही D2 D3 आप D10 तक जा सकते हो, स्प्लिटिंग आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका डी एक्स जेड आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास डी वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा आपके पास डी एक्स वाई आ जाएगा। ओके, ये आपका एक स्प्लिटिंग हो गया। अभी सपोज यहाँ पे मैंने अगर आप D1 लिया तो D1 में आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, डी एक्स वाई से करोगे। और जितने आपके पास अगर D10 जाते हैं तो आप ऐसे क्या करोगे, इसको फिल करोगे, ऐसे फिल करोगे। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे। ओके, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हुए आप ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे एक स्प्लिटिंग आपका हो गया। तो सबसे पहले ये स्प्लिटिंग, ये जो आएगा वो किसके अंदर आने वाला है, इसके अंदर आने वाला है। ओके, अगर D1 की बात करें तो ये इसके अंदर आएगा। ओके, अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे अगर हम D2 देख रहे थे, ओके, अगर हम D2 देखते तो D2 किस में आता है, यहाँ पे अगर आप बात करो तो ये जो स्प्लिटिंग है, ये स्प्लिटिंग को हम क्या कहते हैं, ये स्प्लिटिंग को कहते हैं हम जेड इन स्प्लिटिंग कहते हैं। ओके, तो आपको ये पता चल गया कि D1 किसके अंदर आने वाला है, आपका जेड इन स्प्लिटिंग के अंदर आने वाला है। ओके, अगर आप D2 सिस्टम की बात करोगे, जैसे यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख के देता हूँ। ओके, अगर आप यहाँ पे सपोज D2 सिस्टम की बात करो, ओके, तो D2 सिस्टम में किस तरीके से स्प्लिटिंग होगा वो थोड़ा सा आपको समझना होगा। ठीक है, ये आपका, ये एक आपका दो हो गया, ये आपका स्प्लिटिंग में यहाँ पे कर रहा हूँ, ये जेड आउट में आएगा, इसके लिए जो इसका स्प्लिटिंग है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आपका वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डी जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो तीन की स्प्लिटिंग होने वाली है वो किस तरीके से होगी, यहाँ पे आपका क्या आने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा आपका डी एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डी एक्स जेड आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डी वाई जेड आ जाएगा। ओके, अगर आपके पास D2 सिस्टम है और ये जो स्प्लिटिंग है, ये स्प्लिटिंग कौन सी हो गई आपके पास, ये स्प्लिटिंग हो गई आपके पास जेड आउट स्प्लिटिंग हो गई। ओके, ये आप मान गए, ये आपका जेड आउट स्प्लिटिंग है और ये आपका क्या है, जेड इन स्प्लिटिंग है। ओके, ये आपका जेड इन स्प्लिटिंग है और ये आपका जेड आउट स्प्लिटिंग है। अभी जेड आउट स्प्लिटिंग में अगर आपके पास दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। ओके, और ये पूरी तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे फिल हो गए। अगर यहाँ से अगर आप D3 में जाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, मूव करना है इसके ऊपर, क्योंकि इनके बीच में अगर आप देखोगे तो गैप बहुत ज्यादा है। ओके, यानी डेल जीरो की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो सबसे पहले आप नीचे वाले को फिल करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, अपर वाले पे शिफ्ट करोगे। तो यहाँ पे इस तरीके की स्प्लिटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, जेड आउट स्प्लिटिंग कहते हैं। ये आपने ये तो पता चल गया कि अगर आप D1 में बात कर रहे हो तो D1 में आपका जेड इन आने वाला है। अगर आप D2 में बात कर रहे हो तो D2 में आपका क्या आएगा, जेड आउट स्प्लिटिंग यहाँ पे आने वाला है। ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम एडवांस करते हैं। ओके, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। अगर आपको जेड आउट और जेड इन में अगर आपको देखना है कि आपका चाहे पहला वाला अगर आपका इजी हो या इजी वन हो, इजी थ्री हो, T2G हो, तो इसके अंदर स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है अगर जेड आउट और जेड इन कंपेयर करते हो तो उसके अंदर। ओके, तो उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, छोटा सा यहाँ पे हेडलाइन डालता हूँ, जेड आउट। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा आपका जेड इन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये करते हैं, सजाते हैं हम। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कि इसमें दो तरह की स्प्लिटिंग आपको देखने के लिए मिलती है, वो दो तरह की स्प्लिटिंग कौन सी है वो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हो जाएगा, उसके बाद दूसरा स्प्लिटिंग यहाँ पे।
तो सबसे पहले स्प्लिटिंग में आप कौन सा करोगे, यहाँ पे आपका सबसे पहले आएगा आपका जेड आउट आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जेड इन आ जाएगा। ओके, लेकिन ये हम किसके अंदर देखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हम देखेंगे आपका इजी वन के अंदर, ठीक है। ये हम देखेंगे आपका इजी थ्री के अंदर, ये हम देखेंगे आपका T2G2 के अंदर, ये हम देखेंगे आपका T2G5 के अंदर। ओके, ये आपका एक स्प्लिटिंग हो गया। दूसरा स्प्लिटिंग यहाँ पे देखेंगे हम T2G1 के अंदर, और यहाँ पे हम देखेंगे आपका T2G4 के अंदर। ओके, तो दोनों स्प्लिटिंग अगर आप देखोगे कि जेड आउट के अंदर हम क्या क्या चीजें देख रहे हैं और जेड इन के अंदर हम क्या क्या चीजें देख रहे हैं, तो आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताओगे कि उसके अंदर स्प्लिटिंग कैसे होगी। ओके, उसका यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आने वाला है। ओके, और स्प्लिटिंग अनसिमेट्रिकल होगी, सिमेट्रिकल होगी, ये आपको सिंपली यहाँ पे मुझे बताना है। ओके, तो ये अगर आप कैसे पहचानोगे, ये आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल आपको कैसे पहचानना है, ये आप पिछले लेक्चर में जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ, आप मुझे क्या करोगे, इसका आंसर आप मुझे बताओगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चन यहाँ पे या फिर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, और उसका आंसर क्या करोगे आप मुझे यहाँ पे दोगे। तो सबसे पहला यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल आने वाला है वो है आपके पास CrH2O6 2+। ओके, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे मैं बहुत मतलब एक लिमिटेड एग्जाम्पल लूंगा, अगर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिया तो ये सारी के सारी चीजें आपके दिमाग के ऊपर से चली जाएगी। ओके, MnCN6 4-, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास है NiH2O6 2+। ओके, उसके बाद एक और यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, फोर्थ वाला, यह है आपका NiCl6, यहाँ पे आपका 2-। ये सारे के सारे क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे 6 ले रहे हैं। अगर आप टेट्राहेड्रल देखोगे तो H2O4 हो जाएगा, CN4 हो जाएगा, H2O4 हो जाएगा, Cl4 हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको बेसिक से जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अभी यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे आप मुझे सिमेट्री बताओ, ओके, ये आपका अनसिमेट्री है या फिर आपका सिमेट्री, ये अगर आपको सिर्फ मैं पूछूं तो आप कैसे यहाँ पे डिटरमाइन करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए मैं यहाँ पे बार बार कह रहा हूँ कि आपको पूरा, अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको उसके लिए हर एक लेक्चर को बहुत प्रॉपर तरीके से देखना होगा, तभी आप जाके यहाँ पे जो जितना भी आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अब तक पढ़ा है उसको आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है, Cr है। ओके, अगर इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, D4 आ जाएगा। हम यहीं पे रुकते हैं, बाद में हम सिमेट्री और अनसिमेट्री यहाँ पे डिसाइड करेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपके पास Mn है, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो क्या हो जाएगा, Mn+2 हो जाएगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपके पास, D5 हो जाएगा, जो क्या आएगा आपके लो स्पिन के अंदर आने वाला है। ओके, अगर आप यहाँ पे निकेल देखो तो Ni क्या हो जाएगा, 2+ हो जाएगा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा आपका D8 हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप निकेल देखो तो ये निकेल भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे NiCl6 है, 2- है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे जो इसका ये होगा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होने वाला है, यहाँ पे Ni+4 होने वाला है, और ये कौन से कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा, आपका D6 में जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं कि इसका यहाँ पे सिमेट्री आपको मेरे को बताना है, तो सिमेट्री आप कैसे बताओगे, यह बहुत इजी है। ओके, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इसकी स्प्लिटिंग कर देनी है। ओके, यहाँ पे जब स्प्लिटिंग आप करते हो ना, तो ये एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है, आपका D4 है। ओके, ये जब आपका D4 है तो D4 में स्प्लिटिंग कैसे होती है, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका तीसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका चौथा इलेक्ट्रॉन। ओके, ये ऊपर वाला जब आप इजी देखते हो ना, तो इजी क्या है आपका, यहाँ पे एक आपका जो एक स्पेस है वो क्या है, खाली है। ओके, जब एक स्पेस खाली होता है तो ये क्या होता है, आपका अनसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, आपका अनसिमेट्रिकल होता है, और अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ पे आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होगा, आपका प्रेजेंट होगा, ये आप मानते हो। दूसरा हम आ जाते हैं यहाँ पे Mn2+, जिसका यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, आपका D5 है, और यहाँ पे आपका ये लो स्टेट में है, तो यहाँ पे आपको पेयरिंग देखने के लिए मिलती है। ओके, तो ये आपका 1 2, यहाँ पे आपका ये आपका 3 हो गए। यहाँ पे हमने क्या है, D5 है, तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो पेयरिंग में हम रखेंगे 1 2
तीन चार, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या है, सिंगल है यानी अनपेयर्ड है, और बाकी के दो आपके क्या है, यहाँ पे दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे भी आपको जो अनसिमेट्रिकल है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो आपको यहाँ पे जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ओके, अगर आप Ni2+ में जाओगे जहां पे इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है आपका D8 है। ओके, अगर आप D8 में जाते हो तो सिंपली आपका किस तरीके से यहाँ पे स्प्लिटिंग होगा, यहाँ पे स्प्लिटिंग हम सबसे पहले करके देखेंगे। यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये आपका तीसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका चौथा, यहाँ पे आपका पांचवा, ये आपका छठवां इलेक्ट्रॉन, ये आपका सातवां इलेक्ट्रॉन, और ये आपका आठवां इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर आप नीचे के देखो तो सारे के सारे यहाँ पे आपके पेड़ है, ऊपर के देखो तो सारे के सारे आपके फील्ड है। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे आपका अनसिमेट्री होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, आपका सिमेट्रिकल होगा। ओके, अगर ये सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे आपका जो जेटीडी है वो जेटीडी क्या होगा, आपका एब्सेंट होगा, यानी यहाँ पे आपको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, उसी तरीके से अगर आप Ni+4 और D6 कॉन्फ़िगरेशन में जाते हो, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये आपका किसके अंदर आने वाला है, और लो स्पिन के अंदर आएगा। लो स्पिन के अंदर आप एक बात समझ जाओ कि आपका क्या होने वाला है, पेयरिंग होने वाला है। ओके, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको बार बार कहता हूँ कि हाई स्पिन, लो स्पिन, ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस की है। तो उसके लिए आपको पहले के लेक्चर देखने होंगे, तभी आप जाके ये सारी चीजें आप समझ पाओगे, तभी जाके आप ये सारी चीजों को आप सॉल्व कर पाओगे। अगर यहाँ पे पेयरिंग आपका पॉसिबल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एक दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका तीन चार इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका पांच छह इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर ये सारे के सारे पेयर्ड है, ऊपर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या आने वाला है, जो ये क्या होंगे आपके सारे के सारे क्या होंगे, आपके सिमेट्रिकल होंगे। ओके, अगर ये सारे के सारे सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे मुझे बताओ क्या यहाँ पे JTD एब्सेंट होगा या प्रेजेंट होगा? बिल्कुल आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे एब्सेंट होने वाला है। ओके, तो बहुत इजी है, अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन को करते जाओगे तो आप बहुत आसानी से ये सारी चीजों को पूरा जो जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, आप बहुत आसानी से इसको आप समझ पाओगे। ओके, अभी यहाँ पे अगर हम जॉन टेलर के कुछ टाइप्स की बात करें तो वो टाइप्स भी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम एक नया सा जो एक सब टॉपिक से उसको यहाँ पे हम लिखते हैं। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ JTD। ओके, अभी ये JTD में इसके दो टाइप कौन कौन से हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको कहीं कहीं पे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, मोस्टली आपको अगर आप देखोगे ना, जो CSI या नेट का एग्जाम होता है या सेट का एग्जाम होता है, उसके अंदर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। जो आपका गेट का एग्जाम होता है केमिस्ट्री का, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलते, क्योंकि जो गेट का लेवल होता है वो थोड़ा सा अप होता है। लेकिन अगर आप सेट का एग्जाम देख लो, या फिर आप पेट का एग्जाम देख लो, जो आपका स्टेट मतलब स्टेट लेवल पे होता है या यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जाम होता है। ओके, या फिर अगर आप यहाँ पे नेट का एग्जाम देख लो, तो इसके अंदर आपको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके, क्योंकि आप अगर आप सोचो कि आपके 60 क्वेश्चन होते हैं फॉर वन सब्जेक्ट, एक सिंगल सब्जेक्ट से। ओके, तो वो सिंगल सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन आपके हार्ड तो नहीं हो सकते, ये आप मानते हो। ओके, तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि JTD में दो टाइप कौन कौन से होते हैं। ओके, तो इसके अंदर जो सबसे पहला टाइप होता है वो यहाँ पे हम लिखते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरा टाइप को यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है आपका स्टैटिक। ओके, स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। दूसरा टाइप होता है आपका डायनेमिक। ओके, डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ओके, तो ये दो टाइप यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ओके, और ये दो टाइप इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो आप इस चीज को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, आप इसको बहुत अच्छे से आप देखो और इसके अच्छे से प्रॉपर तरीके से आप नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर करो। ओके, स्टेटिक जेटीडी क्या होता है, इसका थोड़ा सा अगर थ्योरेटिकल हम बात करें। ओके,
अभी यहाँ पे क्या कहा है, अगर आप स्टैटिक जेटीडी की बात करो तो स्टैटिक जेटीडी यानी मतलब जब भी आप जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को अगर आप एडवांस लेवल पे लेके जाते हो ना, तो ये सारी चीजें आप पेपर पे आप नहीं निकाल सकते। ओके, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आप इंस्ट्रूमेंट की तरफ मतलब इंस्ट्रूमेंट के बेस पे ही आप निकालते हो। ओके, जैसे हमने देखा था कि अगर हमें कोई थ्योरेटिकली अगर कोई वैल्यू हम निकाल रहे, ओके, लेकिन अगर हम सेम चीज को सेम अगर कंपाउंड को अगर हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू या फिर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर हम देखते हैं, अगर उसका जेटीटी मैच हो रहा है तो उसको हम लोग स्टैटिक जेटीटी कहते हैं। अगर उसका जेटीटी मैच नहीं हो रहा है एक्सपेरिमेंटली तो उसको हम लोग डायनेमिक जेटीटी कहते हैं। यही एक बेसिक सा फर्क है जो यहाँ पे आपको लिख के मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं समझाऊंगा भी कि कैसे आप डायनेमिक और स्टैटिक जेटीटी के आप कैसे क्वेश्चन आप देख सकते हो, कैसे एग्जांपल आपको समझ में आएगा, वो सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा थ्रू एग्जांपल। ओके, क्योंकि आप बिना एग्जांपल के ये सारी चीजें समझाना एक समझना ये थोड़ा सा एक मतलब कठिन होता है। ओके, अभी यहाँ पे अगर हम डायनेमिक जेटीडी की बात करें तो डायनेमिक जेटीडी में क्या होता है, इसका थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ। ओके, अगर आप यहाँ पे दोनों चीजों को अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ो कि स्टैटिक जेटीडी क्या होता है और डायनेमिक जेटीडी क्या होता है, तो आपको बहुत प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। स्टैटिक जेटीडी में हमने क्या लिखा है कि थ्योरेटिकली अगर आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अगर आपका प्रेजेंट है, अगर वो सेम चीजें अगर आपको एक्सपेरिमेंटली भी अगर आपको प्रूफ मिलती है, जैसे हम क्या करते हैं ना, कभी कभी कोई चीजें जैसे अगर हम लोअर लेवल में हम जब टाइट्रेशन करते थे तो टाइट्रेशन की वैल्यू जो हमें बुक में मिलती थी, अगर सेम टाइट्रेशन की वैल्यू हम क्या करते थे थ्रू एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव करते थे, रॉन्ग भी आता था तो भी हम प्रूव करते थे उस चीज को। तो वैसा नहीं करना है आपको। जब जेटीडी आप फाइंड करते हो तो अगर आपको जो इंस्ट्रूमेंट में आ रहा है अगर सेम अगर आपका थ्योरेटिकल पे वो प्रेजेंट है तो आप समझ जाओ कि उस जेटीडी को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक जेटीडी कहेंगे। लेकिन डायनेमिक में क्या होता है कि अगर आपका सपोज जो आपका डायनेमिक डायनेमिक में अगर आपका थ्योरेटिकल जेटीडी अगर आपका एक्स दिया है, ओके, लेकिन अगर आप सेम जेटीटी को लेकर अगर आप इंस्ट्रूमेंट पे देखते हो, उसका अगर आप एक्सपेरिमेंटली उसको आप प्रूव करना चाहते हो, तो वहां पे आपको जो जेटीटी की वैल्यू है वो आपको एक्स ना मिलके वाई मिलेगी, जेड मिलेगी, तो ये अलग हो जाता है। तो इस तरह के जो जेटीटी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक जेटीटी कहते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक सा जो डिफरेंस है आपका जेटीटी के अंदर, चाहे आपका डायनेमिक हो या फिर स्टेटिक हो, तो वो आपको समझना होगा। यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ, आप एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से इसको क्लियर तरीके से समझ पाओगे। ओके, यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ CuH2O6 2+। ओके, अभी ये एग्जाम्पल को आप कैसे समझोगे, यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे कॉपर को देखो तो कॉपर का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, आपका +2 है। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है, आपका D3 आने वाला है। ओके, अगर आप यहाँ पे सॉरी D9 आने वाला है। ओके, ये आपका इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, D9 आएगा। अगर आप इसकी स्प्लिटिंग देखते हो, ओके, अगर आप यहाँ पे D9 की अगर आप स्प्लिटिंग देखोगे तो स्प्लिटिंग इसकी कैसी होगी, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे आपका तीसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका चौथा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका पांचवा, यहाँ पे आपका छठवा, यहाँ पे आपका सातवां इलेक्ट्रॉन, ये आपका आठवां और ये आपका नौवा इलेक्ट्रॉन आ गया। ओके, ये आ गया। अगर आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको अनसिमेट्रिकल देखने के लिए मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपकी अनसिमेट्रिकल यहाँ पे बिहेवियर आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये जो ऊपर वाला पार्ट है आपकी इसकी जो सिमेट्री है वो कंप्लीट नहीं है। ओके, इसके लिए यहाँ पे इजी क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपका अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ पे आपका जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है वो ऑफकोर्स क्या होगा, 110% क्या होगा, आपका प्रेजेंट होगा। ओके, अगर आप यहाँ पे इसकी स्प्लिटिंग करते हो, ओके, यहाँ पे अगर आप डी की स्प्लिटिंग करते हो तो डी की स्प्लिटिंग जब करोगे तो कैसे होगा, यहाँ पे D9 है, अगर आपका अनसिमेट्री है, जेटीडी भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगी वो स्प्लिटिंग कैसे होती है आपकी, इसकी जो स्प्लिटिंग होती है वो कैसी होती है आपकी, जेड आउट स्प्लिटिंग होती है। ओके, जेड आउट स्प्लिटिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके,
अगर आप चाहो तो इसको आप कर भी सकते हो, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास तीन, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो जो जेड वाला है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आउट ऑफ द प्लेन चले जाएगा। ओके, जब आपका आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है जेड वाला, तो उसके अंदर कैसा हो जाएगा, यहाँ पे आपको जैसे आप मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ क्या हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी के नीचे के जो स्प्लिटिंग होगी वो आपको एज इट इज देखने के लिए मिलेगी, यानी वो तो पूरी तरह से कंप्लीटली फिल है। तो ऐसे स्प्लिटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, जेड आउट स्प्लिटिंग देखते हैं। और जब आप इसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ करते हो तो आपको वहां पे भी आपको सेम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, एक्सपेरिमेंटली अगर आप इसको प्रूफ करते हो तो वहां पे भी आपको सेम रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। जेड आउट एक्सपेरिमेंटली, जेड आउट जो स्प्लिटिंग है, ओके, वो क्या आपको देखने के लिए मिलती है, प्रेजेंट आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, तो ये एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है जिसके अंदर आपको जेड आउट आपका ऑब्जॉर्व भी है और साथ में एक्सपेरिमेंटली भी आप उसको फाउंड कर रहे हो, तो आप उसको क्या कहोगे, यहाँ पे आप दोनों चीजें अगर आपको मिल रही है तो वैसे स्प्लिटिंग को हम लोग, वैसे डिस्टॉर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटिक डिस्टॉर्शन बोलते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है, ये क्या है आपका स्टेटिक जे टी डी है। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे एक और हम नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ओके, और नेक्स्ट एग्जांपल को यहाँ पे हम समझते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, CrF2। ओके, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, CrF6 4 ओके, आप इस तरीके से भी हम लिखते हैं। ओके, आप चाहो किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे अगर आप Cr का देखोगे तो Cr का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, आपके पास +2 है, करेक्ट। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या है, आपके पास D4 है। अभी इसके अंदर जो स्प्लिटिंग होगी वो स्प्लिटिंग कैसे होगी वो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं। ओके, इसके अंदर जो स्प्लिटिंग होगी वो कैसे होगी, यहाँ पे 1 2 3 4 ये आपके स्प्लिटिंग हो रहा है यहाँ पे। इसके अंदर भी आपको क्या दिखने के लिए मिल रहा है, अनसिमेट्री दिखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे भी आपको अनसिमेट्री देखने के लिए मिल रहा है। अगर अनसिमेट्री है तो यहाँ पे भी आपका जो जेटीडी है वो क्या है, आपका अवेलेबल है। ओके, अगर जेटीडी अवेलेबल है तो यहाँ पे अगर आप D4 में देखोगे तो D4 में आप क्या देख रहे हो, तो D4 में आपका जेड आउट स्प्लिटिंग आपको देखने के लिए मिल रहा था। ओके, D4 में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा था, जेड आउट स्प्लिटिंग आपको देखने के लिए मिल रहा था। अगर आप जेड आउट स्प्लिटिंग अगर आपको ऑब्जॉर्व मिल रहा है D4 में, अगर आप इसको एक्सपेरिमेंटली भी अगर आप देखते हो यहाँ पे, ओके, अगर आप इसको एक्सपेरिमेंटली भी अगर आप इसको प्रूव करते हो ना लैब में, तो यहाँ पे भी आपको सेम आपको जो जेड आउट है ना वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ओके, और ऐसे स्प्लिटिंग को हम क्या कहते हैं, ऐसे स्प्लिटिंग को हम लोग कहते हैं स्टेटिक। ओके, ऐसे स्प्लिटिंग को हम क्या कहते हैं, स्टेटिक जे टी डी कहते हैं। अभी यहाँ पे दो क्वेश्चन आ गए। ओके, दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं स्टेटिक के, लेकिन यहाँ पे अगर आप आपके मन में एक डाउट होना चाहिए कि क्या ये जो स्टेटिक जेटीडी है या फिर जो आपका डायनेमिक स्टेटिडी है वो हमें कैसे पता चलेगा, क्या हमें एग्जाम के अंदर ये वैल्यू दी होगी। तो ये मैं आपको गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, लेबोरेटरी की चीजें हैं। लैब अगर आपके पास होगा तभी आप ये सारी चीजों को आप प्रूव कर सकते हो। तो आप एक तरह से मान के ये चल सकते हो कि ऐसे सारे जो क्वेश्चन होते हैं आपको, चाहे आपका जेटीडी में अगर आपको स्टैटिक हो या फिर डायनेमिक हो, ये इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि एग्जाम में आपको पूछा जाए। अगर आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है तो आपको उसका जो एक्सपेरिमेंटली है वो आपको बताया रहेगा कि वो जेड इन है या जेड आउट है। उसके हिसाब से अगर आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है D1 से D10 के बीच में, तो फिर उसके साथ आपको मैच करना पड़ेगा, उसके अंदर जेटीडी प्रेजेंट है, वो उसके अंदर आपको कौन सी स्प्लिटिंग देखने के लिए मिल रही है। फिर उसके बाद जो आपको क्वेश्चन के अंदर जो स्प्लिटिंग आपको दी है एक्सपेरिमेंटली वैल्यू की, वो आपकी क्या है, वो अगर आप चेक करते हो तब उसके हिसाब से आप जो आंसर है वो आप कर सकते हो। ठीक है, ये एक बहुत कॉमन सी चीज है, लेकिन ये मेरा मतलब थोड़ा सा इसके ऊपर ये आप बिलीव कम रखो कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर आएंगे। इसके कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप बाय चांस अगर आपको एग्जाम में आ भी गया ऐसे क्वेश्चन, तो आप कुछ क्वेश्चन को याद कर लोगे या कुछ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लोगे। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन करवा के दे देता हूँ। ओके, CuH2O, ओके, यहाँ पे आपके पास 4 माइनस आ गया। अगर आप इसका यहाँ पे देखोगे कि इसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है,
अगर आप यहाँ पे कॉपर का देखोगे तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2 होता है, ये आपको पता है। अगर आप इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आपका D9 होता है, ठीक है। अगर आप इसकी स्प्लिटिंग की बात करो तो स्प्लिटिंग कैसा होता है, यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दो, ठीक है। इसकी स्प्लिटिंग आपकी कैसे होती है, यहाँ पे आपका एक, ये आपका दो, यहाँ पे आपका तीसरा, ये आपका चौथा इलेक्ट्रॉन, ये आपका पांचवा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका छठवा इलेक्ट्रॉन, ये आपका सातवां इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आठवां और ये आपका नौवा इलेक्ट्रॉन, ओके। तो इस तरीके की स्प्लिटिंग आपको देखने के लिए मिलती है, ओके। अभी यहाँ पे अगर जब आपको इस तरीके की अभी स्प्लिटिंग आपको देखने के लिए मिले तो आप सब समझ जाओ कि यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे आपका अनपेयर्ड है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे आपका पेयर्ड है। तो ये क्या शो करेगा, आपको अनसिमेट्री शो करने वाला है यहाँ पे, ओके। ये क्या शो करेगा, आपको यहाँ पे अनसिमेट्री शो करेगा। और जब भी आपको अनसिमेट्री शो करे तो आप समझ जाना कि वहां पे क्या है, आपका जो JTD है यानी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, वो क्या है, आपका प्रेजेंट है, ओके। लेकिन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो आपका प्रेजेंट है, लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को अगर आप देखते हो और D9 है, तो D9 आपका किसके अंदर आता है, ये आता है आपका जेड आउट स्प्लिटिंग के अंदर आता है, ओके। ये किसके अंदर आता है, आपका जेड आउट स्प्लिटिंग के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलता है, ओके। ये हम मानते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक्सपेरिमेंटली जब आप इसको प्रूव करोगे ना, ओके, जब आप इसको एक्सपेरिमेंटली अगर आप देखोगे ना तो इसके अंदर आपको जो जेड आउट है ना वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ओके। इसके अंदर आपको कोई भी जो जेटीटी है, ओके, जेड आउट स्प्लिटिंग की, वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको जो जेटीडी है वो भी यहाँ पे आपको एब्सेंट दिखाई देगा। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। और ये सारी चीजें मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपको ये सारी चीजें कहीं आपको बुक में लिख के दी है कि आप इस तरीके से करोगे, थ्योरेटिकल आप पेपर पे तो आपका आंसर मिल जाएगा। कोई ऐसा ट्रिक नहीं है इसके लिए, जेटीडी फाइंड करने के लिए आपका डायनेमिक है या फिर आपका स्टैटिक है। तो आप इस चीज को आप कैसे याद कर सकते हो, इस चीज को आप बस एक याद करके रख सकते हो इसकी वैल्यू को, जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल करवाए हैं। या फिर अगर आपको एग्जाम में अगर आपको एक्सपेरिमेंटली वैल्यू दी जाती है और फिर उसको उसके साथ आपको कंपेयर करना है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे जो एग्जाम्पल होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक, ओके। ये क्या है, आपका डायनेमिक जेटीडी है, ओके। तो ये क्या है, आपका डायनेमिक जेटीडी है। आपका स्टैटिक जेटीडी आपको समझ गया, डायनेमिक जेटीडी भी आपको ऑलमोस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। तो ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम क्या करते हैं, कुछ PYQ क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं और उसका यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है। हम क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो, अगर आप देखोगे कि डायनेमिक में मैंने जो आपको एक थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे लिखवाया था, ओके। इसमें एक और जो चीज़ है वो आप इंक्लूड कर लो कि जितने भी इसमें ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ओके। तो इसमें एक और ये जो छोटा सा पॉइंट है आप इसको क्या करो, ऐड कर लो। फिर इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे बॉन्ड लेंथ के ऊपर। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको ये अभी लिखवा के दे रहा हूँ, ओके। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताना कि क्या आएगा और किस तरीके से इसको आप टैकल करोगे, सॉल्व करोगे, ओके। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे इन NiH2O6 2+, ओके। और दूसरा है आपके पास एंड FeH2O6 2+, जिसमें ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ओके। आप सबसे पहले तो ऑप्शन देखो, उसके बाद क्या करोगे, आप मुझे आंसर दोगे। लेकिन जैसे ही आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे आपका सबसे पहला आंसर क्या होगा कि स्टैटिक आपका आएगा जेटीडी, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप क्या करो, ऑप्शन देखो, ठीक है। डायनेमिक जेटीडी इन बोथ, ओके। दूसरा ऑप्शन है आपका स्टैटिक जेटीडी इन बोथ, ओके। तीसरा ऑप्शन है आपका डायनेमिक जेटीडी इन FE,
H2O6 2+, ओके। और चौथा ऑप्शन है आपके पास डायनेमिक JTD इन NiH2O6 2+, ओके। अभी यहाँ पे आप क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करो, और एनालाइज करने के बाद क्या करो, आंसर दो। आपका सबसे पहला आंसर ये होता कि आप जैसे ही ये पढ़ते कि ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, आपका सबसे पहला आंसर क्या होता कि ये दोनों ऑप्शन क्या है, आपके डायनेमिक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ओके। ये दोनों ऑप्शन आपके डायनेमिक नहीं है, इसका जो आंसर है वो कोई एक ही ऑप्शन है, ओके। आपके ये दोनों जो सेम है वो सेम कंपाउंड नहीं है। अभी यहाँ पे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला Fe+2 का, ये बहुत बार आपने किया है D6 में, ओके। आपको पता है, अगर आप इसका यहाँ पे CFSC वैल्यू अगर आप देखोगे, ओके, इसका जो CFSC वैल्यू है वो क्या है आपका, यहाँ पे 0 आता है, ठीक है। ये एक पहली बात हो गई। अगर आप इसमें देखोगे तो इसके अंदर आपको जो पेड़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, यानी इसके अंदर आपको सिमेट्री भी देखने के लिए मिलती है। अगर आपकी सिमेट्री है तो इसके अंदर जो जेटीडी है वो तो ऑलरेडी क्या है, एब्सेंट है। अगर जेटीडी आपका एब्सेंट है तो ये तो हो ही नहीं सकता। अभी हम बात करते हैं आपका यहाँ पे दूसरा जो NiH2O है, ओके। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इसके अंदर क्या आता है, ओके। NiH2O6, यहाँ पे आपका 2+। अभी यहाँ पे अगर आप निकेल की बात करो, निकेल 2+, ओके, इसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है वो क्या आता है आपका, D8 आता है, ओके। अभी अगर आप स्प्लिटिंग में इसको फिल करो, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। ये आपके पास किसका है, Ni। उसके बाद यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इस तरीके से अगर आप फिल करोगे तो एक एक, यहाँ पे पेड़ नहीं, एक भी पेड़ नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली दो दो का यहाँ पे पेड़ करके लिख दिया है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको सीरियल वाइज जाना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर वापस आपको रिपीट करना है, ओके, छठवां, सातवां, आठवां। तो आपको इसी तरीके का आपको यहाँ पे और जो एक ये है वो आपको मिलने वाला है, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे Ni+2 D8 में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो इसमें भी आपको अनसिमेट्री यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, बराबर। अगर यहाँ पे अनसिमेट्री है तो यहाँ पे भी आपका जेटीडी क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। ये आप बराबर मानते हो, ठीक ही। लेकिन अगर आप सेम चीज है यहाँ पे NiH2O6 में देख रहे हो, लेकिन अगर आप जैसे ही यहाँ पे FeH2O6 में यहाँ पे मूव करते हो, यहाँ पे भी सेम आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अगर आप हाई स्पीड में इसको अगर आप कंसिडर करते हो तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, पेड़ में होते हैं, ओके। और सॉरी, हाई स्पीड में आपके पेड़ में नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अनसिमेट्री देखने के लिए मिलेगी, सॉरी यहाँ पे पहले हमने गलत कर दिया था। D6 अगर आप इसका यहाँ पे स्प्लिटिंग देखोगे, अगर आप फिल करते हो तो यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका दूसरा, यहाँ पे आपका तीसरा, यहाँ पे आपका चौथा, ये आपका पांचवा और ये आपका छठवा। तो यहाँ पे आपको अनसिमेट्री तो देखने के लिए मिल रही, ओके। अगर आपकी अनसिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे आपका जो जेटीडी है वो जेटीडी भी क्या होगा, आपका प्रेजेंट होगा, ओके। और जेटीडी अगर आपका प्रेजेंट है, ओके, तो ये जो कंपाउंड आपका जाएगा वो किस में जाएगा, यहाँ पे आपके ऑल बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल है। तो ये आपका एक पॉइंट तो यहाँ पे गलत हो गया। लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आपका ये जेटीडी है, ओके। और जेटीडी के साथ साथ यहाँ पे चाहे आपका थ्योरेटिकल हो या फिर एक्सपेरिमेंटल हो, दोनों में आपको सेम यहाँ पे आपको जो जेटीडी है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसकी वजह से ये क्या होगा, आपका डायनेमिक जेटीडी होगा FeH2O6 के अंदर, ओके। तो ये एक बहुत प्रॉपर यहाँ पे आंसर है। मतलब इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आप अगर ऐसा समझ रहे हो कि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। तो आपको उस तरीके से आपको आपके जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप टॉपिक कवर कर रहे हो, उस तरीके से आपको क्या करना होगा, कवर करना पड़ेगा। आप बिल्कुल भी इसको लाइटली नहीं ले सकते, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक और जो छोटा सा पॉइंट है उसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ग्राफ देखेंगे अलग अलग वैल्यू का कि ग्राफ किस तरीके से आता है, ओके। तो जो सबसे पहला ग्राफ यहाँ पे होने वाला है वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, बाय lowering the temperature we can
अभी यहाँ पे देखो, ये एक बहुत बहुत सिंपल सा सेंटेंस लिखा है, आप पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा कि अगर हमने टेम्परेचर को कम किया तो जो हमारा डायनेमिक जो जेटीडी है, वो डायनेमिक जेटीडी क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा आपका स्टैटिक जेटीडी में। लेकिन ऐसा कैसे होता है, ये थोड़ा सा जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो लिखा है, अगर आप सिर्फ यहाँ पे थ्योरी के बेस पे जाते हो तो आप बहुत सारी चीजें आपकी गलत हो जाती है। लेकिन ये कैसा होता है एक्चुअली में, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वो सारी चीजें आपको समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने एक टेम्परेचर का स्केल लिया, ठीक है, ये आपके पास क्या है, टेम्परेचर का स्केल है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और ये आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास ये एक डायनेमिक जेटीडी है। ओके, ये क्या है आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास एक डायनेमिक जेटीडी है। ओके, डायनेमिक जेटीडी है। ओके, अभी यहाँ पे जैसे अगर आप टेम्परेचर को यहाँ पे क्या है, लो कर रहे हो। ओके, यहाँ पे आपका क्या है, ये डायनेमिक जेटीडी में ये टेम्परेचर आपका क्या है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर हाई है। ओके, और जैसे ही टेम्परेचर को आपने क्या किया, यहाँ पे लो किया। ओके, ये टेम्परेचर को जैसे 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 आप लो करोगे ना, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा आपका, यहाँ पे फ्रोजन आउट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पे। यानी इसके बाद वो जो भी आपका कंपाउंड है, उसके बाद वो रिएक्शन करना, उसमें तो कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, जैसे ही आपका टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डायनेमिक दिख रहा है। ओके, यहाँ पे आपको डायनेमिक जेटीडी आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को जैसे ही कम करने लगते हो, ओके, ये क्या करता है, कन्वर्ट होने लगता है स्टेटिक में। ओके, स्टेटिक जेटीडी में आपका कन्वर्जन इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। और ये जो कन्वर्जन होता है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको देखने के लिए मिलता है। और उस स्पेसिफिक पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर फ्रोजन आउट ऑफ टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे कहते हैं। ओके, तो ये आपको समझना होगा कि टेम्परेचर आउट टेम्परेचर ऑफ जो फ्रोजन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर पॉइंट होता है जहां पे आपका जो डायनेमिक और जो जेटीडी है, वो कन्वर्ट होके किस में आता है, आपका स्टेटिक जेटीडी में आता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा कन्वर्जन है। ओके, और ये सिंपल से कन्वर्जन के ऊपर आपको क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अभी इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल है आपके पास Tl2PbCu NO2 6, जो कन्वर्ट होके किस में हो रहा है आपका TOFT, और ये कन्वर्ट किस पे हो रहा है आपका 245 केल्विन पे होगा। ओके, ये एक हमेशा आप बात ध्यान रखो कि जब भी आपको ऐसे कुछ टेम्पर देखने के लिए मिलता है ना, तो यहाँ पे ये हमने किसके साथ लिया है, कॉपर के साथ लिया है। अगर यहाँ पे अगर आपका लिगेंड है या फिर मेटल कंपाउंड है, अगर चेंज होता है तो आपका जो टेम्परेचर ऑफ जो आपका फ्रोजन है वो चेंज होने वाला है 110%। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि आप ऐसे क्वेश्चन को बिना डाटा के आप सॉल्व करने बिल्कुल मत जाओ। आपके पास बहुत सारे वेरियस ऑप्शन होते हैं। ओके, 60 में से आपको 20 या 25 क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं, एक सब्जेक्ट के, वो भी 2-2 मार्क्स के। ओके, तो आप बिल्कुल भी ऐसे आड़े टेढ़े क्वेश्चन के ऊपर जंप बिल्कुल मत करो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको कॉपर के साथ ये टेम्परेचर यहाँ पे लिख के दिया है। आप अगर कोई और मेटल आ जाता है यहाँ पे, या फिर कोई और लिगेंड यहाँ पे आ जाता है, तो आपका जो टेम्परेचर रेंज है वो चेंज होने वाला है 110%। अगर आपका टेम्परेचर रेंज चेंज होता है तो ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो आपका डायनेमिक से स्टेटिक में चेंज हो रहा है एट दिस टेम्परेचर। तो ये आप बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन के ऊपर आप जंप मत करो। एज अ क्वेश्चन यानी एज अ एग्जाम्पल मैं आपको ये सारी चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ, ताकि आपको ये सारी चीजें ध्यान रहे। और अगर आप ये सारी चीजों को ध्यान रखते हो तो आप बहुत आसानी से, अगर आपका प्रिपरेशन चल रहा है तो आप प्रिपरेशन को बहुत स्मूथली क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे आपके पास 2Tl+1 है। ओके, और आपके पास यहाँ पे जो Pb2+ है, अगर आपने इसके साथ यहाँ पे रिएक्ट किया है कॉपर NO2 6 को यहाँ पे 4- के साथ, तो जो इसका टेम्परेचर था वो आपको पता है TOFT था, वो कितना था आपके पास 245 केल्विन था। ओके, और अगर आप यहाँ पे देखोगे कि अगर आप यहाँ पे अगर आप 245 केल्विन जाते हो, ओके, और अगर आप अबव
245 केल्विन जाते हो 245 केल्विन, तो ये दोनों टेम्परेचर में क्या क्या चेंजेस होता है ये थोड़ा सा आप ध्यान रखो कि यहाँ पे अगर आप बिलो 245 जाते हो तो यहाँ पे आपका जो स्टेटिक जेटीडी है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, लेकिन जैसे ही आप अबव 45 जाते हो 245, तो यहाँ पे आपको डायनेमिक जो जेटीडी है वो आपको डायनेमिक जेटीडी ही में ही मिलने वाला है, उसके अंदर आपका कोई चेंजेस यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है आप बस एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको याद रखो। आपको इसको मतलब एक तरह से हम कहते हैं ना कि आपको इसको बहुत ये एक तरह से मतलब सीरियस लेके आपको नहीं चलना है। ओके, ये एज ए एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया जा रहा है तो आप इसको एज ए एग्जांपल ही क्या करो, कंसीडर करो। ओके, यहाँ पे एक और जो एक छोटा सा यहाँ पे एक पॉइंट है वो यहाँ पे हम ये करते हैं, कवर करते हैं। और ये एक तरह से जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का जो एक हम लोग पढ़ रहे थे उसका यहाँ पे एक आखिरी टॉपिक होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी उसके अंदर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ जेटीडी पढ़ेंगे जो बहुत अच्छा है और इसके अंदर से क्वेश्चन आपको 110% दिखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो ये जो टॉपिक है यहाँ पे, ये जो अभी एक सब टॉपिक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये टॉपिक है आपका स्ट्रॉन्ग जेटीडी, ओके, वीक जेटीडी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो अगर आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया जाए तो उसके अंदर आप स्ट्रॉन्ग जेटीडी या फिर वीक जेटीडी आप कैसे पहचानोगे ये थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे। ओके, और बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, तो इसको हम बहुत इजीली समझ जाएंगे। बहुत छोटा सा एक टॉपिक है जिसको हम बहुत जल्दी ही यहाँ पे कर लेंगे। ओके, जैसे अगर आपके पास यहाँ पे T2 जो हो, ओके, T2G अगर आपके पास यहाँ पे दिया हो, अगर वो अनसिमेट्रिकल है, ओके, अगर आपका T2G अनसिमेट्रिकल है, ओके, और अगर वो लेस है EG से, ओके, EG अनसिमेट्रिकल से अगर वो छोटा है, ठीक है, यहाँ पे जो मैं आपको कंडीशन दे रहा हूँ बस आपको वो ध्यान रखना है कि आपका जो T2G अनसिमेट्रिकल अगर वो बड़ा है आपका EG अनसिमेट्रिकल से, तो EG क्या होगा, यहाँ पे EG में आपको कन्वर्जन देखने के लिए मिलेगा जो आपका EG1 है या फिर आपका EG3 है या फिर आपका EG3 में D9 आता है, तो EG1 जो होगा वो क्या होगा, आपका छोटा होगा EG3 से। ओके, और इसमें अगर आप कुछ कंपाउंड यहाँ पे कुछ अगर मेटल्स को आप कंसिडर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। वो मेटल्स कौन कौन से आएंगे आपके, Cu और +2 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपके पास Ag+2 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपके पास Au+2 आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप डिस्टॉर्शन का अगर आप ऑर्डर यहाँ पे लगाना चाहते हो तो कॉपर का जो डिस्टॉर्शन होता है वो सबसे कम होता है, उसके बाद आपका सिल्वर का, उसके बाद आपका गोल्ड का। अगर आप इसको रियल लाइफ में भी देखोगे तो इसके प्राइसिंग में आप देख सकते हो कि 3 महीने पहले क्या प्राइस था, 6 महीने पहले क्या प्राइस था, 1 साल पहले क्या गोल्ड का प्राइस था और आज के टाइम पे क्या प्राइस है। तो इसी को हम लोग डिस्टॉर्शन कहते हैं। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि लगातार उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं उसी को हम लोग डिस्टॉर्शन यहाँ पे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत छोटा सा यहाँ पे एक जो टॉपिक था जिसको आप बहुत इजीली यहाँ पे समझ जाओगे कि अगर आपका EG अनसिमेट्रिकल है और वो आपका छोटा है T2G से, तो उसके अंदर अगर आपका D9 है तो D9 क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन आपका बड़ा होगा एज कंपेयर टू आपका EG1 से। ओके, तो ये यहाँ तक आपका जो टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म होता है। और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं पूरा जो एप्लीकेशन पार्ट है, ओके, एप्लीकेशन ऑफ JTD ये हम लोग नेक्स्ट में देखने वाले हैं। ओके, तो ये जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग यहाँ पे जो एप्लीकेशन पार्ट है उसको यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, और ये एप्लीकेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट का यहाँ पे साइन भी लगा देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि इसके अंदर से आपको क्वेश्चन हर साल आपको देखने के लिए मिलते हैं और इसके लिए यहाँ पे मैं इसको अलग से यहाँ पे एक वीडियो में कवर कर रहा हूँ। नहीं तो अगर मैं इसी के साथ अगर कवर कर लेता तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं देखते हैं, उनको लगता है कि ये सारी चीजें बहुत बोरिंग है या ये सारी चीजें बहुत अच्छी नहीं है, मुझे जो चाहिए वो मिल गया। लेकिन अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, अगर आप CSIR नेट गेट एग्जाम सेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो तो हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
तो इस तरीके से ये वाला वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप जहां चाहें वहां हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पे आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमसे कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको इसका जो नोट्स है वो वहां पे आपको मिल जाएगा एज अ पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका आप प्रिंट निकाल सकते हो और उसको आप अपने साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जब चाहे आप उसका रिवीजन आप कर सकते हो, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, और आपसे एक छोटा सा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, आप जितना हमें सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा हम आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया जो कंटेंट है हम लाते रहेंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के लिए।